आ जाओ इधर ध्यान दो। ए मिस्टर, क्लास 12 का फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इससे, ठीक है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या तुमने इसका नाम सुना है क्या? क्लास 10th में भी चैप्टर था बट वहाँ बहुत कम था, यहाँ ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, विद्युत धारा जिसको बोलते थे, विद्युत धारा बोलते थे वो, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे चैप्टर का नाम था, बट यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ना है, बड़े बड़े टॉपिक सब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड को समझेंगे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, बिल्कुल वही वाला, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे एंड रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। आज के पार्ट में इसको कवर करेंगे अच्छा से, ठीक है। हाँ, और भी, हाँ इसको एक दो लेक्चर देंगे इसमें। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे भाई, R1 + R2 + R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल। किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, याद है जूल्स का नियम। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। इसके अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा तुमको मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वायर, ये सब पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है कंपैरिजन टू चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, और इसमें बहुत सारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर 1 भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों में, ठीक है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक एक करके, आ जाओ। सबसे पहले टॉपिक इसमें समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जो चार्ज पार्टिकल होती हैं जब भी मूव करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, करंट बनता है। अरे जब चार्ज पार्टिकल मूव करती है तो बोलते हैं कि करंट बन रहा है। वायर से करंट फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब है, उसमें चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो चार्ज कैरियर जिस पे चार्ज होती है उसको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स, क्या बोलते हैं इसको, चार्ज कैरियर्स। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर्स है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और जैसे तुम लोग सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी की बात करते हो तो सॉल्यूशन में आयन्स होते हैं, क्या होते हैं, आयन मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन भी मूव करते हैं और नेगेटिव आयन भी मूव करते हैं। ओके, केमिस्ट्री में पढ़े ना। तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ की, बताओ, आयन मूव कर रहा था, वहाँ चार्ज कैरियर आयन्स है। ओके, मेटालिक कंडक्टेंस की अगर बात करते हैं, यानी मेटल के वायर के अंदर बात करते हैं करंट की, तो उसके अंदर चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर हम लोग जब सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और चार्ज जो कैरियर्स होते हैं वो होल्स भी होते हैं, ठीक है, बात समझिए। तो चार्ज कैरियर्स डिफरेंट हो सकते हैं। चार्ज कैरियर्स किसको बोलते हैं, जिस पे चार्ज होता है जो मूव करता है। एक मूविंग पार्टिकल जिस पे चार्ज होता है उसको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। आयंस भी हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर, ठीक है। चलो, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। इसको क्या बोलते हैं बोलो, चार्ज कैरियर्स। आवेश वाहक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जो चार्ज कैरी करता है उसको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, यस। सॉलिड के अंदर, ध्यान सुनो, सॉलिड के अंदर आता है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर। ठोस तीन टाइप का होते हैं सॉलिड। कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं, और सेमी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है। लिक्विड के अंदर, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर होल्स क्या होता है, मानी कि होल्स पर चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन प्लस होता है ऐसा, ठीक है, होल्स बोलते हैं उसको। लिक्विड्स चार्ज कैरियर्स आर आयंस, ओके, यानी कि लिक्विड के अंदर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर, तो उसमें चार्ज कैरियर्स आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और ओके। चलो, गैस जनरली, गैस बोलो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लगाते हैं एयर के अक्रॉस या गैस के अक्रॉस, तो आयनाइज हो जाता है, याद है ना। तो वही लिखा हुआ है, एट नॉर्मली दे आर इंसुलेटर्स बट एट द हाई वोल्टेज गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। तो तीनों की बात कर लिया, सॉलिड की भी बात कर लिया, लिक्विड की बात कर लिया और गैस की बात कर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर में किसके बारे में बात करने वाले हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स, क्या बोला, फिर से बोलो। तो चार्ज कैरियर के फ्लो होने की दर को बोलते हैं, रेट को बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वो वही बात आने वाला है। चलो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। 10वीं कक्षा में परिभाषा पढ़ते हैं, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, यही ना पढ़े थे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड
करंट। ओके, वहाँ पर खाली फार्मूला पड़ता है आई इज इक्वल टू क्यू आई टी, बट यहाँ पर ये आई इक्वल टू क्यू आई टी है। सुनो, चार्ज किससे फ्लो करेगा सर? कोई ना कोई पार्ट से फ्लो करेगा, तो कोई वायर से फ्लो कर रहा है, ये वायर है, ओके ये वायर है, तो ये वायर का इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन एरिया? और ये वायर ऐसे, इस चैप्टर में हम लोग जहाँ भी सिलेंडर बनाएंगे समझना वायर की बात हो रही है। ये वायर कैसा है बताओ? कैसा है? सिलिंड्रिकल है, बट पतला है, दिखाई दे रहा पतला है बट सिलिंड्रिकल है। कैसा इसका शेप है? सिलिंड्रिकल है, यानी कि बेलनाकार है, ठीक है। तो जब भी हम लोग सिलेंडर बनाएंगे वायर को समझना वायर वो को मेटालिक वायर है, ठीक है, अरे समझिए। तो ये सिलिंड्रिकल वायर है, इसका जो देख रहे हो जिससे वो पास करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको बताओ? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पर भी काट के निकाल सकते हैं सर। ये क्या है बताओ? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है बताओ? क्या है, क्या बताओ? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसा, तो जिस एरिया से पास करता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो मान लो मैं एक वायर बना के तुमको दिखाता हूँ, ध्यान सुना, ध्यान सुना। एक वायर बना के दिखाता हूँ तुमको ऐसे। ये वायर है, मोटा बना रहे दिखाने के लिए बस, ठीक है। ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये तो ओके। यूनिफॉर्म वायर है, अगर इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वायर, तो उसका हर जगह मोटाई क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वायर। कौन वायर? जैसे देखो इसको, इसमें देखो तुम यूनिफॉर्म वायर है, इसकी मोटाई हर जगह क्या है? बराबर है। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ है, यहाँ है, हर पॉइंट पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ओके। तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम बताओ, अगर मान लो कि यहाँ से एंट्री किया t इक्वल टू 0 पे, 0 मतलब स्टार्टिंग यहीं से किया, मान लो 10 कूलम चार्ज यहाँ से पास किया, और 10 सेकंड के बाद इस वाले क्रॉस सेक्शन को पार कर गया, मैंने पूरे एरिया को, इस पूरे वॉल्यूम को, इस पूरे वॉल्यूम को क्रॉस कर गया 10 सेकंड के बाद। 10 कूलम चार्ज यहाँ से एंट्री मारा और 10 सेकंड के बाद वो क्रॉस कर गया, पूरा को पास कर गया। तो 10 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो किया, तो 1 सेकंड में कितना पास करेगा? 1 कूलम, तो उसी को करंट बोलेंगे। 10 कूलम चार्ज को 10 सेकंड से भाग करोगे तो 1 कूलम पर सेकंड आएगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए चार्ज को टाइम से भाग करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक करंट को निकालने के चार्ज से, मानी क्रॉस सेक्शनल से, ये क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला कितना चार्ज है और कितना उसमें टाइम लगा है, उसको बोलते हैं हम लोग का चीज़ करंट, ठीक है। उस चार्ज को टाइम से भाग करोगे। लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच में निकाल रहे हो तो उसको बोलते हैं एवरेज करंट। कौन करंट? एक छोटे से, मान लो कि टाइम पे देख रहे हो, टी टाइम पे देख रहे हो, इसको यहाँ पर से इससे कितना पास कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से, केवल ओके। एक छोटे से टाइम इंटरवल की बात करो, इंस्टेंट की बात करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। मैंने करंट दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 10वीं कक्षा में जो तुम लोग पढ़े थे, 10वीं कक्षा में, वो एवरेज करंट था, औसत धारा था, जो तुम फॉर्मूला पढ़ते ना, आई बराबर क्यू बाई टी। ये क्या है? ये एवरेज करंट है कि कितना चार्ज यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर था और कितना चार्ज t इक्वल टू 10 सेकंड पर है, ओके। उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज करंट। एवरेज करंट पे क्या करते हैं? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये ऐसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को ही क्यू बाई टी लिख दिया जाता है। और एक स्मॉल टाइम पे निकालोगे, इंस्टेंट पे निकालो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालोगे तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। सो इंस्टेंटेनियस करंट ये हो गया डी क्यू बाई डी टी। चार्ज क्यू का एक्सप्रेशन टाइम में दिया रहेगा, तो तुम्हें डिफरेंशिएट कर दोगे क्यू को टी के रिस्पेक्ट में, तो तुमको करंट मिल जाएगा। बट कैसा करंट मिलेगा? इंस्टेंटेनियस करंट। और एवरेज करंट के लिए तुमको दो चार्ज दे देगा, मैंने को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोलेगा कि 10 सेकंड में निकालिए, 10 सेकंड में निकालिए, तो टी इक्वल टू 0 पर निकालोगे चार्ज, टी इक्वल टू 10 सेकंड में निकालोगे, और क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करके टाइम से भाग करके आंसर निकालोगे। सो दिस इज द एवरेज करंट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू बाई, इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है क्यू बाई टी। क्या समझ में आया? जा, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू, ओके। अरे समझा बात को? अरे समझा? बिल्कुल आंख बंद नहीं होना चाहिए, आंख नहीं बंद होना चाहिए, ओके। तो मान लो कि छोटे से टाइम में, डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, डी क्यू टाइम में डी क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो डी क्यू को डी टी से डिवाइड कर दोगे तो उसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस करंट। इसको क्या बोलोगे? एवरेज करंट। डी क्यू बाई डी टी इंस्टेंटेनियस करंट, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एवरेज करंट। क्लियर हो गया? एसआई यूनिट क्या होगी करंट की? एम्पियर कूलम पर सेकंड। बोला चार्ज को टाइम से भाग करोगे तो करंट मिल जाएगा। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो उसको बोलोगे 1 एम्पियर का करंट। और अगर 1 सेकंड में 2 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा तो 2 एम्पियर करंट। 1 सेकंड में 3 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा तो 3 एम्पियर का करंट। मैंने 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ओके।
अरे समझो बात को, चलो आ जाओ। करंट क्या होता है समझ में आ गया? करंट का डायमेंशन देखो, करंट डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ई, ए भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके, बेस क्वांटिटी है ये, इसलिए इसको आई या ए लिखा जाता है। अक्सर बुक में ए लिखा, एनसीईआरटी ए को मानता है और आई भी इस्तेमाल किया जाता है। और क्यू तुम्हारा जो चार्ज है तुम्हारा वो ड्राइव क्वांटिटी है, तो क्यू इक्वल टू आई टी, तो इसलिए टा लिखते थे उसका, टा। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना। जो इलेक्ट्रिक करंट है, जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो तुम लोग याद करो, बचपन से पढ़े, अभी भी आगे पढ़े हम लोग, कि ऐसे बड़का बैटरी ओके, करंट फ्लो करने के लिए एक सोर्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इस दो तरह का करंट होता है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द डायरेक्ट करंट, बिकॉज एसी करंट का फुल चैप्टर 7 में पढ़ना है। 7 में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर। अच्छा चलो, वी विल स्टडी अबाउट एसी करंट इन डिटेल इन चैप्टर 7, ओके। खुश चलो। हम बोल सकते हैं, ओके, तुम अपने आप पे हंसो, लेकिन हम पे मजा, तो हंसने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यस तो एसी करंट हम लोग पढ़ेंगे 7 चैप्टर में डिटेल से, एक चैप्टर ही है उसका, तो उसका चिंता नहीं करना। बट डीसी करंट यहाँ हम लोग पढ़ना है। डीसी करंट के लिए सबसे बड़ा सोर्स डीसी करंट का क्या है? वो बैटरी है और सेल है। सेल बोलो या बैटरी बोलो, तो यहाँ सेल बैटरी लगाएंगे, याद करो। ए मिस्टर गजोदर, ध्यान दो, ये बड़का प्लस छुटका माइनस, याद आया? ये कुचुर क्या बनाया है? रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है यही वायर होता है, यही वायर ही एक तरह का, ओके। तो बैटरी जो है ये तुम्हारा, ये कौन बैटरी है बोलोगे? इसको डीसी, जो करंट प्रोवाइड करेगा डीसी। करंट हमेशा प्लस से निकलता है, माइनस में जाता है, याद है कि नहीं है? जितना करंट जाता है उतना करंट आता है। क्लियर हो गया? अब जो डीसी या डायरेक्ट करंट है, इसका सोर्स है सेल, बैटरी। क्लियर हो गया? और हम लोग एसी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में डिटेल से, वहाँ पर कुछ और का नहीं, ओके। बट बैटरी याद ना या सेल याद ना, वो डीसी का सोर्स है। किसका सोर्स है? चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब तुम देखो, करंट का डायरेक्शन तो है, अरे 5 एम्पीयर करंट प्लस से निकलता है, माइनस में जाता है। करंट का डायरेक्शन तो है, तो करंट का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे? चलिए बोलो। क्यों? हाँ, ये है वेक्टर का नियम। क्या होता है कि वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर का स्पेशल लॉ है कि अगर वेक्टर है, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक बॉडी मेरे पास यहाँ पर, हम इसको पकड़ के 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स पे 0 ही है। 10-10-20 होना चाहिए, बट 10-10 0 ही हो रहा है, क्योंकि वेक्टर की तरह जुड़ रहा है, क्योंकि कैंसिल भी हो रहा है, क्योंकि वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है ना, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ना। तो वेक्टर चूंकि स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ से ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, बट स्केलर तो सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ देते हैं, अलजेब्राइक लॉ को फॉलो करता है एडिशन के लिए। 2-2 4 ही होगा, 3-2 5 ही होगा, 7-2 9 ही होगा जोड़ने पर, है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये चूंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये स्केलर की तरह जुड़ जाता है, इसलिए। वैसे इसको स्पेशल कैटेगरी में डाला जाता है, एक स्पेशल टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ओके। टेंसर क्वांटिटी को कैटेगरी में रखा गया कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो सिंपल अलजेब्रा की तरह जुड़ जाते हैं बट डायरेक्शन भी होता है, वो स्केलर का ही भाई है, बट इसको टेंसर बोला गया। लेकिन अपने सिलेबस में, अपने एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से इसको स्केलर ही बोला जाएगा, ठीक है? क्या बोला जाएगा? हाँ, स्केलर ही बोला जाएगा। और ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर मान लोगे, ठीक है? और ऑप्शन नहीं है टेंसर तो क्या माना जाएगा? स्केलर, ठीक है? याद रखना बात को, समझाया? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो 5 एम्पीयर करंट ऊपर से आया, 5 एम्पीयर करंट, 4 एम्पीयर करंट नीचे से गया, दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 9। दो दोनों एक दूसरे का 180 डिग्री पे आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। और यहाँ पर देखो दोनों 90 डिग्री पे आ रहा है, तब भी 9 एम्पीयर। 5 इधर से आ रहा है, 4 एम्पीयर इधर से आ रहा है। बताओ 5 एम्पीयर उधर से आ रहा है, कि इसका क्या मतलब है कि उधर से 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज आएगा, इधर से 1 सेकंड में 4 कूलम चार्ज आएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा 1 सेकंड में? 5 4 9 कूलम। क्यों? चार्ज जानते हो कंजर्व रहता है, चार्ज क्या रहता है? चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ओके। इसलिए 5 4 9, 1 सेकंड में 9 कूलम पास करेगा। एंगल से उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 1 सेकंड में 5 कूलम, इधर से 1 सेकंड में 4 कूलम, अभी 90 डिग्री पे डाल दिया फिर भी 9 कूलम आया, 9 एम्पीयर करंट आया। माने कि
ये वेक्टर की तरह जुड़ नहीं रहा बल्कि सिंपल अलजेब्रा की तरह बोलो ऐड हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी की तरह वेव करता है। तो लिखा हुआ है कल, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट ओबे बोलो वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर के नियम को बोलो नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। बट इस मोस्ट इसको प्रिसाइज बोलो तो बोलोगे टेंसर, क्या बोलोगे टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। बट बाकी तो अपने सिलेबस में वही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अभी पूरा लंबा लगातार चलता, अभी आज कम से कम ओम्स लॉ तक पहुंचा देंगे तुमको, ओम्स लॉ तक, ठीक है पूरा, हाँ कहेंगे पूरा बेसिक लग रहा है तुमको। चलो आ जाओ, सुन रहे हो, फिर इधर 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 बात नहीं कर सकती हो, जैसे मिर्ची खा ली है सुसी आ रही है, अभी से आवाज़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम लाल कर देंगे तुम्हारा। हाँ अभी से बोलना नहीं है। ये देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्या है बताओ, करंट फॉलो करने के लिए ओके एक बैटरी लगाई जाती है, बड़का डंडा छोटा डंडा बैटरी में होता है, याद है, दोनों बराबर डंडा रखोगे तो बन जाएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर का भी यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ बैटरी का काम है क्योंकि सोर्स है, ये डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स है, इसकी वोल्टेज को लिखा जाता है ईएमएफ, क्या बोला जाता है बोलो, हाँ वोल्टेज ही यही है बट ये ईएमएफ है, ई एप्सिलॉन से ही लिखा जाता है, दो एप्सिलॉन से परमिटिविटी को लिखे थे, एप्सिलॉन को ईएमएफ से भी लिखा जाता है ओके। और कुछ जगह पे इसको ऐसे ई भी लिख दिया जाता है, कुछ जगह पे इसको स्मॉल ई भी लिख दिया जाता है। तो जहाँ तुमको एनसीईआरटी क्या लिखा है और फिर एप्सिलॉन से परमिटिविटी होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम चलेगा बैटरी के पास लिख देंगे, समझना कि ईएमएफ ही है ओके। तो ये बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल है, ये करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, कन्वेंशनल मतलब जो ले लिया गया है, जो परंपरागत धारा की दिशा है, तो परंपरागत धारा की दिशा वो प्लस से माइनस होती है। जबकि तुमको पता है कि करंट बनता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन माना जाता है, माने जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन माना जाता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर तुम बोले इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन तो बोलोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब तुम बोले कन्वेंशनल डायरेक्शन बताओ, कन्वेंशनल तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये बोलोगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। भेजा में गया, गया कि नहीं गया। ये वोल्टेज लगाने से क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में सर कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया सर। अब एक चीज़ समझो, मैं तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पर से गहरी बात समझा देता हूँ, आगे फिर बात करेंगे डिटेल से, बहुत सारी बातें हमको करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। अभी कुछ कहानी सुनो, सुनो 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 सुनो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है ना, इलेक्ट्रिक तुम बताएं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, जैसे तुम वोल्टेज लगा दोगे तो हायर से प्लस से माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाता है ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और तुम पता है तुमको इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो फोर्स इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगता है ओके। ये बैटरी का क्या जानते हो, बैटरी का क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया है, इसलिए मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो करंट बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होता है वो हायर टू लोअर, ठीक है। तो हम लोग हमेशा करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस लेंगे। ये स्विच ऑन कर दिया गया, इस स्विच का डायरेक्शन है, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे स्विच ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, बंद करते हैं, इसको बोलते हैं स्विच। ये क्लोज स्विच है, क्या बोलते हैं इसको, देखो ऑन को बोलते हैं क्लोज स्विच, ऑन को बोलते हैं क्लोज्ड, क्लोज मतलब कि सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट पूरा हो गया, इसको बोलते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत परिपथ ओके। इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज, ये सर्किट क्लोज्ड है, क्लोज मतलब हुआ कि बंद परिपथ है, बंद परिपथ का मतलब ये नहीं होता कि ऑफ है ना, ये बंद का मतलब हुआ कि ये, इसको बोलते हैं हिंदी में बंद है, मतलब इसको बोलते हैं बंद परिपथ है, यानी कि ये स्विच ऑन है, बंद है यानी स्विच ऑन है, समझा। जैसे गेट को दरवाजा को बंद कर दो तो बोले ऑन कर दो, ऑन कर दो, गेट को बंद कर दो, ऐसे ऑन कर दो, ये है, यानी क्लोज मतलब ऑन ओके। क्लोज मतलब ऑन, और ऑन मतलब सॉरी क्लोज मतलब ऑन और ओपन मतलब ऑफ ओके। अगर स्विच ऑन है तो यानी क्लोज है, यानी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और स्विच ऑफ कर दोगे यानी सर्किट ओपन है, यानी कि करंट फ्लो, क्लियर हो गया। नहीं कन्फ्यूजन कभी कभी होता है क्योंकि नोमेनक्लेचर है ना, अरे हर चीज़ का नोमेनक्लेचर होता है ना, एबीसीडी आएगा मटेरियल हम फेंक देंगे मुंह पे, हंस रही है। देखो हर चीज़ का नोमेनक्लेचर होता है, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है, फिजिक्स का भी अपना नोमेनक्लेचर होगा, तो फिजिक्स में अपना नोमेनक्लेचर बनाया गया है कि ऑन का मतलब सर्किट क्लोज्ड है, क्लोज्ड मतलब कि तार बंद हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, इसलिए क्लोज सर्किट बोलते हैं, बंद परिपथ बोलते हैं, बंद परिपथ से करंट फ्लो करता है
ठीक है, अब बंद याद रहेगा तो उल्टा याद रखो कि ओके, ओपन को बोलोगे सर्किट ओपन है मतलब कि सर्किट ऑफ है, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। चलो, इलेक्ट्रॉनिक करंट, कौन करंट? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लो वोल्टेज टू हायर वोल्टेज, पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोल दोगे। कन्वेंशनल करंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा डायरेक्शन में होगा, प्लस से माइनस, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई वोल्टेज टू। आ जाइए, कुछ छोटे छोटे सवाल सब है, ये सवाल सब आप लोग करो ना करो, इट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है, न्यूमेरिकल सब आ सकता है, बोर्ड में तो नहीं आता है। तो ये चार्ज दे दिया है, अब बोला फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड में निकालना है। कितना सेकंड में निकालना है? इंस्टेंटेनियस की एवरेज, जल्दी बताओ, 5 सेकंड में निकालना है इंस्टेंटेनियस। डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में और 5 रख दो वहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करो, टी स्क्वायर का 2t और 4t का 1 और 1 का 0 और टी की जगह कितना रख दोगे? 5 सेकंड रख दो, आंसर आ जाएगा। इन 5 सेकंड यानी 0 से 5, इन 5 सेकंड मतलब 0 से, तो एवरेज निकालो। जीरो टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल चार्ज निकलेगा, टी इक्वल टू 5 पे फाइनल चार्ज निकलेगा, 5 रख दोगे इस क्वेश्चन में, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल माइनस 5 0 9 एम्पियर, ओके। और उसका बोल रहा है टी इक्वल टू 5th सेकंड में निकालो। 5th सेकंड का मतलब होता है 5वें सेकंड का मतलब होता है 4 से 5, 4 से 5, एक टी इक्वल टू 4 पे निकालो और टी इक्वल टू 5 पे निकालो, फिर निकाल दो आंसर 13 एम्पियर। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें आप बचपन में, उल्टा भी हो सकता है सुनो, चार्ज का एक्सप्रेशन दिया है, करंट पूछा है, तो डिफरेंशिएट कर दिया, उल्टा कर देगा, करंट का एक्सप्रेशन दे देगा, करंट का एक्सप्रेशन दे देगा, अब बोले चार्ज निकालो, तो इंटीग्रेशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, जस्ट उल्टा, खत्म। चार्ज का करंट का एक्सप्रेशन दे दिया है, अब तो बोला है कहाँ पूछा है, बोलो चार्ज निकाल, इनिशियल चार्ज बताओ 2 कूलम पे, ओके। तो आई इक्वल टू डी का डी टी, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, डी क्यू क्रॉस करो, डी क्यू क्रॉस करो, डी क्यू इक्वल टू डी टी आई डी टी, इंटीग्रेशन कर दोगे तो डी क्यू का डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू मतलब समझे, इन्हें कि डी क्यू का क्यू लिख दोगे, डेल्टा क्यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ ठीक है। बोलो x का पावर n लगेगा इसमें, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, टी 2 को अलग, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे। अब बताओ टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 और डी टी का टी हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हाँ 2t, 2 तो है ये बाहर 0 से 5, 0 से 5 क्यों? फाइंड द चार्ज एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड पे निकालो। इफ द इनिशियल चार्ज इज 2 कूलम, बोला जब टी इक्वल टू 0 था तो उस टाइम में चार्ज कितना था? 2 कूलम था, तो टी इक्वल टू 0, ओके, इनिशियल चार्ज कितना था? 2 कूलम ना, रख दिया, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके क्यू फाइनल निकाल दो, तुम्हारा 24.5 कूलम आ गया। 100 बात के बाद चार्ज का एक्सप्रेशन दिया हुआ तो डिफरेंशिएट कर दो, और अगर करंट का दिया हुआ तो इंटीग्रेशन कर दो, ओके। आप सुनो अच्छा से, मेरी बात गौर सुनो, कभी कभी क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनो, ये बात मैंने बेसिक फिजिक्स में पढ़ाया था, कि मान लो कि तुमको करंट का ही एक्सप्रेशन दे दे, आप बोले एवरेज करंट निकालो, क्या निकालो? जो चीज़ का एक्सप्रेशन दे उसकी एवरेज बोल दो, टी इक्वल टू सी कर, टी इक्वल टू 2 सेकंड में निकालना, तो टी की जगह 2 रख देंगे यहाँ पे, तो इंस्टेंटेनियस हो गया, कितना हो गया? बट 2 सेकंड में पूछ रहा है, यानी 0 से 2 सेकंड में पूछ रहा था, एवरेज पूछ रहा है, एवरेज, तो करंट का ही एवरेज निकालना है, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर अगर चार्ज होता तो ना क्यू बराबर, तो इनिशियल चार्ज निकालते, फाइनल चार्ज निकालते हैं, बट यहाँ पर तो करंट का दिया हुआ था, इसके लिए क्या बोले तरीका, या आई डी टी बाई आई डी टी, ये एवरेज निकालने का तरीका बेसिक फिजिक्स में पढ़ाया था, कि अगर जिसका एक्सप्रेशन दिया हुआ उसी एवरेज निकालना है, तो आपका करोगे आई डी टी बट्टा डी टी, ठीक है। तो 0 से 2 आई का वैल्यू बोलो कितना है? 2t प्लस 5 और डी टी को ऐसे दो, 0 से 2 कर दो, नीचे डी टी का टी हो जाएगा, ओके, टी स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर निकाल दो 7 एम्पियर, ठीक है। ये बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ाया गया था कि जिसका एक्सप्रेशन दे उसी एवरेज निकालना हो, तो तुमको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्लियर हो गया? ये काम आएगा आगे, फिर नींद आ रहा है, आँख बंद, शादी की खुशी में देखो तो अब इंपॉर्टेंट बात है, तमीज से बात को सुनो। आई बराबर क्या पढ़े हो? डी क्यू बाई डी टी। जब भी कोई परपेंडिकुलर को बेस से भाग करोगे, परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई एक्सिस पे चार्ज को रख दो, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे टाइम को रख दो। तो तुम जानते हो ना, परपेंडिकुलर को बेस से भाग करते तो टेन थीटा मिल जाता है, और टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। यानी कि अगर तुम क्यू और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ, क्यू और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर क्यू को तुम वाई एक्स पे रखो और टी को तुम एक्स एक्स पे रखो, तो जो क्यू और टी का जो क्यू टी ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप तुमको करंट दे देगा। क्या दे देगा? स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व हमेशा करंट के बराबर होगा। समझ में आ गया? और क्लियर है? और डी क्यू इक्वल टू आई टी, और एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया मिलता है, एरिया निकालो तो चार्ज मिल जाएगा, चार्ज का चेंज यही है। तो दो यार, क्यू टी कर्व का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप, वो तुमको करंट दे देता है, समझे? और जो तुमको एरिया होता है वो तुमको चार्ज का चेंज देगा, चेंज इन चार्ज, चार्ज नहीं, चेंज इन चार्ज, ओके। तो एरिया वाला भी सवाल दे सकता है, चेंज इन चार्ज। सर समझ में नहीं आया सर, थोड़ा बताइए। लो आ जाओ, बताता हूँ मैं, आ जाओ। सवाल देख रहे हो? एक ये क्यू चार्ज है, टी टाइम है, एक दे दिया 60 डिग्री पे, एक दे दिया 20 डिग्री पे, सवाल पूछा हुआ है। बोले बताओ ए का करंट ज़्यादा है, बी का करंट ज़्यादा है, जल्दी बताओ किसका ज़्यादा करंट है?
किसका करंट ज़्यादा है? ए का, क्योंकि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका करंट ज़्यादा। अभी क्या पढ़े हो? आई बराबर क्या पढ़े हो? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अरे परपेंडिकुलर को बेस से भाग करो तो स्लोप मिलेगा टेन थीटा। अब बोला था कि क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो करंट देता है। स्लोप निकालो, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री निकालोगे, 10 60 डिग्री रूट 3 होता है, तो बड़ा एंगल तो बड़ा स्लोप, तो ए का स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप कम है, तो ए का करंट ज़्यादा होगा, बी का करंट कम। बट यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए पूछा है, रेशियो आई ए बाय आई बी। आई ए बाय बॉडी ए का करंट बताओ, माने वायर ए है, ए वायर है, एक बी वायर है, वायर ए का करंट बताओ, वायर बी का करंट बताओ, वो कुछ नहीं है। 10 60 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 60 का वैल्यू बताओ रूट 3, 10 30 का वैल्यू बताओ 3:1। समझे? अरे समझे, अरे समझे। और तुमको ऐसे भी सवाल आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ध्यान दो, सुनोगे? जैसे मान लो ऐसे क्यूटी कर्व दे देगा ऐसा क्या? क्यूटी कर्व दे दिया क्यूटी कर्व। अरे समझ रहे हो? बट बोलती नहीं है, कहाँ खोई हुई है। ये सब कंपटीशन का पार्ट सब है, आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन सब आता है। कहाँ गए ए लड़की, बदतमीज लड़की? क्वेश्चन दे देगा क्यू इनिशियल अगर 5 कूलम है, कितना कूलम है बताओ, क्यू फाइनल बताओ, इस डायग्राम को देख करके, तो एरिया निकालोगे, ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो। एरिया पढ़े हो कि आई टी जो होता है, क्यू टी जो होता है, डी का ऊपर एरिया का होगा, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अच्छा ये एरिया किसका, रुको यहाँ पर आई टी एरिया, ग्राफ आई बनाना पड़ेगा, हाँ। तो आई इक्वल टू का पढ़े हो, डी क्यू बाय डी टी, तो डी क्यू इक्वल टू का आ जाएगा आई डी टी। मैं ये कह रहा हूँ तुमको कि क्यू टी ग्राफ, सुनो मैंने, क्यू और टी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप तुमको करंट देगा, और आई टी ग्राफ बनाओगे तो उसका जो एरिया होगा तुमको चेंज इन चार्ज देगा। इंपॉर्टेंट है। फिर बोलाओ, क्यू और टी का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तुमको करंट देगा, और आई और टी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो जो उसका एरिया होगा वो चेंज इन चार्ज देगा, तो चेंज इन चार्ज। अब तुम निकालो एरिया निकालना था ना, ये वैल्यू मैं तुमको देता हूँ, ये देता हूँ 2, ये देता हूँ 4। बताओ एरिया, बताओ टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसा करते ना, मैं इसको चार्ज कर देता हूँ 4, इसको 10 कर देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी एरिया बताओ, एरिया ये निकाल दोगे, एरिया कैसे निकालोगे? ये हो गया तुमको ट्रेपिजियम ना, तो ये कितना, ये बताओ टोटल कितना, 10 है, ये 4 है, और ये हाइट निकाल दो, चलो हो गया 3 हो गया हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ, ये बताओ कितना, 4, बोलने में समझ लग रहा है, 4, और टोटल हाइट बताओ 10, और इसमें गैप कितना का गैप है, 3, हाइट हो गया 3, तो हो गया 14 का 7 7 21 हो गया। तो यानी कि इनिशियल तो फॉर्मूला का पड़ गया, डेल्टा क्यू बराबर 21 हो गया ना, डेल्टा क्यू बराबर 21, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कितना दिया, 5 दिया हुआ है, मैंने 5 लिया था ना यहाँ पे, हाँ, तो 21 5 26, समझिए, मुका देख रही, 5 उधर गया प्लस 26 हो गया। इनिशियल चार्ज अगर मान लो, इनिशियल चार्ज अगर 5 था, 21 का चेंज है, तो 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 26 ना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। क्वेश्चन में आया, क्यूटी ग्राफ का स्लोप हमको करंट देगा, और आईटी ग्राफ का जो एरिया होगा चेंज इन चार्ज देगा, बस ये समझा रहा हूँ, चार्ज का चेंज देगा। इस टाइप का सवाल कंपटीशन में बेसिक लेवल का सवाल सब बन जाता है। क्या लिखे, रहने दें इसको, रहने दें, तब बोलने होता पहले, हाँ अभी कैसे करते हैं, इतना गंदा लिखे हुए हैं, तो पहले बोलते थे साफ साफ लिखते हैं, लो आप साफ साफ लिख के दे देते हैं, बोलना कितना आसान है, लो आ जाओ, हाथ देख रही हो, देखो मैंने हाथ उठाना भूला नहीं है, बस कंट्रोल रखा है, बस भूला नहीं है। बताओ इसको मजबूर मत करो। तो क्यूटी कर्व का स्लोप हमको देता है करंट, और आईटी कर्व का एरिया हमको देता है चेंज इन चार्ज। भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सवाल देख लो, मम्मूटी देख लो, मम्मूटी ए मम्मूटी ए मम्मूटी, मम्मूटी आई एंड
टी। देख रहे मम्मूटी? मम्मूटी ए पी लो पी लो पी लो। कहीं रोना ना शुरू कर दे। पी लो पी लो, पिला दो, गोद में सुला के पिला दो। लोरी सुना के पिला दो। आ जाओ। सुनो मिस्टर, मिस्टर आ जाओ। 2 5 6 10, ठीक है गाइस? 2 ही सवाल। आईटी कर दे दिया, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। इफ़ अभी कैसे बोल दिया एरिया निकालना है, तो पहले बोल देती, क्वेश्चन सोचती है नहीं, पहले बोल देती है, इसलिए मार खा देता हूँ। इफ़ इनिशियल चार्ज इज़ 5 कूलम, देन फाइंड क्यू फाइनल, फाइनल चार्ज निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सवाल बताओ, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का तुम्हारे पास 2 सोर्स है, 2 तरीका है। कितना तरीका बताओ? या तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, ओके, ऊपर ट्रायंगल का एरिया तो यही चाहिए अपन को, यही चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए। एरिया हमेशा टी के साथ लेना है, ओके। तो इसका ट्रायंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया में जोड़ दोगे, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 5 में 2 गया तो 3 हो गया, और 10 6 में 4 का 4 हुआ, तो 4 या 12, 1/2, 4 गुने 3 गुने तो 12 का 6 हो गया। ये इस ट्रायंगल का एरिया 6 हो गया, और इसका रेक्टेंगल 3, और चौड़ाई जो है 6 है, तो 3 छक्के 18। बोलो ना, बोलने में समझ लग रहा है? इसका कितना निकला? 6 निकला ना, 4 या 12 दोनों 6 हो गया, ठीक है। और इसका कितना? 3, और इसका 6 6 18, दोनों को जोड़ 24 हो गया ना। आंसर कितना निकालते उस समय? ओ जल्दी किया था, हो गया। चलो 24, 5 जुड़ेगा तो 29 हो जाएगा, 29 आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आप समझ में आ गया ना? और ऐसे भी आंसर निकालोगे तो तब भी आंसर तो नहीं आएगा। ऐसा कैसे निकाल लेते हैं बताओ? सम ऑफ पैरेलल साइड, 6 + 10 16, 16 का 8, 8 अतिरिक्त 24, 24 तो ऐसे भी आया रे, उसमें 21 कैसे आ गया था? अच्छा क्वेश्चन चेंज कर दिया। ओ माय गॉड, अच्छा ये 4 ही था, 4 ही था, 4 ही लेना ही था, ठीक है गाइस। ए मम्मूटी, तुम्हारे पापा के पास भेज देंगे हम तुमको। आ जाओ, सोल्यूशन बताओ तो क्या करोगे? अपन को ये एरिया चाहिए ना, अपन को ये एरिया चाहिए, ये एरिया को पेंट कर लोगे, ये एरिया चाहिए, ठीक है गाइस? आ जाओ, क्या करोगे? एरिया निकालो। क्या होगा सर एरिया? बता तो। हाफ इंटू, मैं लिख दूँ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये ऐसे देख लोगे। 4 + 10, 4 प्लस हाइट कितना हुआ? कितना हाइट है? ये हाइट बताओ कितना है? ये हाइट बताओ। 3 ना, 3। अन्य तो तुम दोनों अलग अलग करके बना सकते हो, ट्रायंगल का एरिया अलग, रेक्टेंगल का एरिया कितना? 14 का आधा 7, 7 या 21, जो कि डेल्टा क्यू हो गया। डेल्टा क्यू ना, बोलने में समझ लग रहा है? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल। इनिशियल कितना है? 5 कूलम। तो आंसर हो गया, बताओ। खत्म, समझ आ गया? क्वेश्चन बना दिया ना, बना दिए? तो अपन लोग यही बनाएंगे। जा, कौन करे झगड़ा? अरे जनेबिया, चलो रहने दो, अपना तुम लोग पेंट कर लोगे, पेंट करना मेरा काम नहीं है। क्वेश्चन का मजा करके आ जाएगा। क्लियर हो गया अच्छा से? ये सब बेसिक क्वेश्चन का टेप है। चलो आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। चलो बेटा ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है, सुनो। ओम्स लॉ बचपन में पढ़े हो, कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं है। सुनो, नहीं बोलो ना, ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करो। कोई ओम्स लॉ कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है कि वोल्टेज, तो जिस तार में करंट फ्लो कर रहा है, उस तार में करंट फ्लो करने के लिए जितना हाई वोल्टेज तुम लगाओगे, करंट उतना ज़्यादा मिलेगा। माने कि जो करंट है वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा।
किसी तार में करंट का फ्लो करना इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज का तुम बैटरी या कोई से सोर्स लगाए हो। अगर तुम 2 वोल्ट का सोर्स लगाए हो तो तुमको 2 वोल्ट के हिसाब से करंट मिलेगा। मान लो 2 वोल्ट से मान लो कि 4 एम्पीयर करंट मिल रहा है, तो 4 वोल्ट से कितना मिलेगा? 2 वोल्ट से 4 एम्पीयर का करंट मिल रहा है तो 4 वोल्ट से 8 मिलेगा, डबल कर दिए हो। अगर तुम भाई को 2 से 6 वोल्ट कर दो, 3 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 या 12। मैंने कि कहने का ये मतलब वोल्टेज को डबल करो तो करंट भी क्या हो जाएगा, और वोल्टेज को ट्रिपल करो तो करंट भी क्या हो जाएगा। यानी जो करंट है वो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। और बहुत ही लाजमी है यार कि वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज होगा, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। एंड लिनियरली मतलब हुआ कि डबल होगा तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियर रिलेशनशिप है, इसी बोलते हैं ओम्स लॉ। बट सही मायने में जानते हो, जो क्लास 10th में पढ़े हो वो डेफिनेशन लिखाया गया था, सही लिखने का तरीका था, ऐसे लिखते थे। जानते हो ये गलत है लिखना, ओम्स लॉ भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओम्स लॉ, ये लिखना गलत है। वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि करंट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो सही बोलने का लिखने का तरीका ऐसे है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को सही बोलने का तरीका ये है कि तार में पास करने वाला करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ठीक है, अरे समझा। और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे ना तो कांस्टेंट लगाओगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट लगता था, लगेगा जी, क्या लगेगा? जी को बोलते हैं कंडक्टेंस था। इस जी का उल्टा होता है 1/R, मैंने जी का उल्टा होता है आर, रेजिस्टेंस। तो यहाँ 1/R लगो तब जाकर के तुम जी की जगह 1/R रखोगे, ओके, तो तुम V = IR करोगे, तब ना फॉर्मूला पढ़ोगे V = IR। सही मायने में ओम्स लॉ ये है, लिखा हुआ सही है ना, लिखा हुआ सही, देखो लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ सही है, देखो ना, देखो ना, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। लिखने का तरीका थोड़ा गलत है, क्या कि जो एक्चुअल में ये है, इसी से ये फॉर्मूला V = IR आ ही गया, तो ये पार्शली करेक्ट है। मोर करेक्ट जो है वो है तुम्हारा ये ओम्स लॉ, समझे? अरे समझे। तो इसलिए अच्छा हम तुमको करके सही कर देते हैं, हमको क्या दिक्कत है, हम सही कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग कोई थोड़ी ट्रेन छुटा जा रहा है। समझ में, पता चल गया ना, खत्म। वाह क्या बात है, क्या बेटी कमाल कर दी। कहाँ से आई हो, कहाँ से आई हो? पूरा गई थी? हाँ, तुम जाओगे ससुराल तो कहीं पूरा वाली हो। जा, सही बोल। हाँ, बुलाएगी बुढ़िया सब, कहेगा ओ पूरा वाली, सुनो ना इधर। कितना अच्छा लगा पूरा वाली। हम तो सोच के हंस रहे हैं। सुनो, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। चालक के सिरों के बीच विभवांतर, ओके। तो किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, इसी को ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, बस कंडीशन क्या जानते हो, उसके लिए कंडीशन ये है कि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, न टेम्परेचर बदलना चाहिए, न प्रेशर चेंज होना चाहिए। एट द सेम फिजिकल कंडीशन, एट द कांस्टेंट फिजिकल, खाली टेम्परेचर बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रेशर भी चलेगा। वहाँ पर खाली लिख दिया गया था नियत ताप पर, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, बट फिजिकल कंडीशन के अंदर टेम्परेचर भी आता है और प्रेशर भी आता है, ओके। एट द सेम फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द वायर, ओके। समझिए, अक्रॉस में दोनों एंड के बीच में, जो तार के बीच में, अक्रॉस वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ठीक है भाई। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड्स, उसके छोरों के बीच विभवांतर, एट द सेम फिजिकल कंडीशन। सेम फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, और बिकॉज प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से फिर ये रेशियो सेम आने वाला, माने ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा, ओके। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगी, क्या करोगी? तो I = लिखोगे G × V। G को बोलते कंडक्टेंस, ओके। G को बोलते क्या चीज बताओ? G = लिखोगे यहाँ पर 1/, जोर से बोलो ना, 1/R। अब यहाँ से क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके लिख दो V = ओ माय गॉड, अब हो गया ये अति सुंदर। क्या हो गया बताओ? अति बंदर नहीं, अति सुंदर। Where R is proportionality constant are called resistance of the conductor। G को बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ G के बारे में, यहाँ पे ऊपर में लिख देना G के बारे में। G जो है कंडक्टेंस है, जो कि R का उल्टा होता है ना, G =
कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, बोलो कंडक्टेंस, जो कि 1/r के, बोलो 1/r के इक्वल होता है। ओके, क्लियर हो गया? क्या ये बात समझाया? तो एग्जाम में ओम का नियम अभी तक तो क्लास 12th में बहुत कम बार पूछा हुआ है, क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई जो करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तुम ध्यान से अगर देखोगे, अगर दिमाग लगाओगे तो भी आई इक्वल टू का वी बाई आर है, अरे सुन रहे हो, वी बाई आर है। वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को आर से भाग करोगे, ओके, यानी करंट मिलने, ध्यान दो, मीनिंग समझो बेटा, मीनिंग नहीं समझो तो गई काम से है। V इक्वल टू आई आर पढ़ी हो ना, या R इक्वल टू वी बाई आई। देखो गौर से मैं तुमको बोल रहा हूँ, R क्या कांस्टेंट है ना, अरे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना यार, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं तो R को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। फार्मूला में भले ही वोल्टेज आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, भले ही करंट आ रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस पर या कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, करंट पर डिपेंड नहीं करता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है। सर कैसे, पूछो मतलब अभी समझा ना, क्यों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तुम बताओ क्यों नहीं करता, सोचो। अगर वोल्टेज, मान लो सुनो, वोल्टेज को डबल करो, वोल्टेज को क्या करोगे, तो करंट भी डबल हो जाएगा। अरे वोल्टेज को डबल करो तो करंट भी, तो रखो 2V बटा 2I, 2 कैंसिल, V बाई आई आ गया। वोल्टेज को ट्रिपल करोगे, करंट भी ट्रिपल होगा, V बाई आई आएगा। अरे रेशियो है ना, तब वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज तो होगा, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा। तो जितना गुना वोल्टेज चेंज होगा उतना ही गुना करंट चेंज होगा, इसलिए रेशियो चेंज नहीं होगा, इसलिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है उस पर और उससे पास करने वाले करंट पर डिपेंड नहीं करता है। एक कंडक्टर का पोटेंशियल, तुम पढ़े होगे, रेजिस्टेंस जो है वो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है, उसके मोटाई पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है कि अलग अलग, जैसे सिल्वर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, समझ आ रहा है। जैसे कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ते हैं C इक्वल टू Q बाई V, भले ही इसके फॉर्मूला में चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, बट एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस, आंख बंद नहीं होना चाहिए। एक, तुमसे ज़्यादा मेरा तबीयत खराब है, बट हम पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, एनर्जी में पढ़ा रहे हैं, लग नहीं रहा है, जा तो बच्चा ऐसा मर रहा है। हाँ करेगा गड़बड़ काम तो रात को तो क्या होगा, चिट्टा रात भर जगा रहेगा 3-3 बजे रात तक। तो तो भले ही कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, बट एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस या किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस न उसके चार्ज पर डिपेंड करता है न उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तुम पता है किस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है, या कैपेसिटर के बीच के मीडियम में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करता है, और उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, शेप पे, साइज, ज्योमेट्री, ओके सब एक ही है, शेप साइज एंड ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। शेप साइज एंड ज्योमेट्री याद आया, भूल गई हो, बोल बोल कर थक गया। वही बात है किसके साथ, हाँ, तो क्या बोलोगे, अगर ओम का नियम का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो बोलोगे कि किसी चालक के से पास करने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के, अच्छा, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द वायर या थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, लीनियरली रिलेशन है, लीनियर मतलब पावर एक, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो वोल्टेज अप्लाई किया गया उसके एंड के बीच में है ना, एट सेम फिजिकल कंडीशन, एट सेम, क्योंकि फिजिकल कंडीशन को सेम नहीं रखोगे तो वो रेशियो सेम से रेशियो बिगड़ जाएगा। वेयर आर इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तुम चाहो तो जी को भी लिख सकते हो, वेयर जी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जी को बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। भाई जो जैसे आर डिपेंड नहीं करता है कंडक्टर के, माने कि एक कंडक्टर का आर जो है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर, करंट पर डिपेंड नहीं करता, उसी तरह जी भी डिपेंड नहीं करेगा। जो कहानी आर के साथ वही कहानी जी के साथ, बट मैंने सही ओम का नियम सही कर दिया ऐसा करके, ठीक है। एग्जाम में अगर शॉर्ट टाइम में आता कि वर्ड ओम्स, स्टेट ओम्स लॉ, तो तुम पूरा ऐसे लिख देना, इस तरीके से लिखना, ये तुम थोड़ा सा ये सही चीज़ है, ओके। वैसे भी डायरेक्टली पॉसिबल टू होगा, ये भी लिख देगा कोई बच्चा तो सही हो जाएगा, बट ये पार्सली करेक्ट है क्योंकि इसका सेंस नहीं है, ओके। तो क्लास 12th में आए हो तो थोड़ा ओम नौ को सही से पढ़ोगे ना, पढ़ोगे, क्योंकि वोल्टेज पे करंट डिपेंड कर रहा है कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है,
करंट ना वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे बोलने का तरीका, वैसे दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, बट करंट भी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऐसे लिखना जरूरी है, उचित है। भाई बोलता हाँ का इंतजार कर रहे थे, हाँ हाँ, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर आई आया। तो अगर एक कंडक्टर का तुम ग्राफ बनाओगे, क्या हुआ कि जब दुगुना से दुगुना करोगे तीन गुना होगा तो तीन गुना हो जाएगा, तो यानी कि लीनियर रिलेशन हो गया, लीनियर रिलेशन है। ओके, तो जो कंडक्टर, सुनो मेरी बात ध्यान सुना, केवल और केवल कंडक्टर पे ही ओम्स लॉ लागू होता है और किसी पे लागू नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ओम्स लॉ लागू, तो तुम वहाँ पे एक अंतर और लिख सकते थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मेटालिक कंडक्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करता है। समझिए बात को, अरे समझिए समझिए, तो कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन दुनिया का सारा कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे कोई जरूरी, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, याद ना, जैसे ग्रेविटेशन लॉ यूनिवर्सल लॉ है, ओके, बट ये लॉ यूनिवर्सल लॉ माने दो, कुछ कंडक्टर है जो एक विशेष परिस्थिति में ओम के नियम का पालन करता है। जो कंडक्टर ओम के नियम का पालन करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ओके, ओमिक कंडक्टर, ओमीय चालक, ओमीय वह चालक जो हर परिस्थिति में ओम के नियम का पालन, या हर परिस्थिति बोलना उचित नहीं होगा, विशेष परिस्थिति में, हाँ हाँ, विशेष परिस्थिति में जब ओम के नियम का पालन करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ओमीय चालक। हाँ, और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर उसको बोलते हैं हम लोग, क्या चीज, अनओमीय चालक। नॉन ओमीय चालक, अरे समझे, तो ये कौन कंडक्टर बताओ, ये ओम के नियम का पालन कर रहा है, इसको बोले ओमिक कंडक्टर। कौन कंडक्टर, जब भी तुम करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाओगे, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाओगे, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन का ये सबूत है कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, वो भी कर रहा है, ठीक है। अगर ओम के नियम का पालन रहा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अगर ग्राफ मैं ऐसे दे दूं, मैं ग्राफ बना दूं आई और भी के बीच में, या भी और आई के बीच में ग्राफ बना दूं ऐसे करके, ग्राफ कर्व हो गया, कर्व हो गया, यानी ओम के नियम का पालन, क्योंकि हर जगह कांस्टेंट नहीं है, कहीं ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तब बोलते हैं ओम का नियम पालन हो रहा है। तो ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और वो भी ओरिजिन से पास करता हुआ, ठीक है। और कर्व अगर आ गया तो समझो ओम के नियम का पालन। जैसे सेमी कंडक्टर के लिए अगर ग्राफ बनाओगे आई और भी के बीच में, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, तो उसको बोलेंगे वो ओमिक कंडक्टर नहीं है, ओम्स लॉ का पालन नहीं करता, वो नॉन ओमिक है, वो नॉन ओमिक है, यस नॉन ओमिक है, ओमीय। अब ये यहाँ मजाक नहीं बेटी, बदतमीजी तुमको पता है, बदतमीजी पसंद नहीं हो जाए। वोल्टेज करंट के बीच में ग्राफ बनाओगे अगर, तो y इक्वल टू mx है कि नहीं, ओरिजिन से पास करने वाला, y करता, ये कांस्टेंट हो गया, r कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू, तो वोल्टेज या करंट के बीच में ग्राफ बनाओगे, तो जो भी तुमको पता है कि वोल्टेज को करंट से भाग करेगा, y एक्स पर वोल्टेज को रख दिया और x एक्स पर करंट को रख दिया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। अब परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा, तो v को i से भाग करो तो करंट मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बताओ ना यहाँ से v बाई i का होता है रेजिस्टेंस ना, तो v को i से भाग करोगे तो स्लोप मिलेगा, स्लोप या रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो v और i के बीच का ग्राफ जो होता है, v और i के बीच का ग्राफ, v y एक्सिस पर, i x एक्सिस पर, तब भी जब भी तुम ऐसा करोगे तो एंगल लोगे i के साथ, तो ये जो स्लोप मिलेगा तुमको, वो स्लोप तुमको रेजिस्टेंस के वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, हाँ। लेकिन कभी कभी उल्टा करके एग्जामिनर बहुत समझदार है, उल्टा कर देता है, करंट दे देता है y एक्स पर और वोल्टेज देता है x एक्स पर। इस बार तुमको ये एंगल दे दिया, अगर ये दे दिया तो इसका tan थीटा जो होगा वो r नहीं होगा बल्कि 1/r होगा, क्योंकि i बाई भी ना हो गया, i बाई स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो i बाई भी, इस बार परपेंडिकुलर ये हो गया i बाई भी, तो i बाई भी 1/r के बराबर हो जाएगा। तो इस बार स्लोप 1/r के बराबर है, इस बार स्लोप r के बराबर है, तो वह लिखा हुआ है। अगर v और i के बीच का ग्राफ है तो स्लोप तुम्हारा v बाई i हो जाएगा, जो कि r के बराबर है। अगर तुम्हारा ग्राफ i भी के बीच का प्लॉट है, i भी का b का प्लॉट है, तो i बाई भी 1/r के बराबर हो जाएगा स्लोप। समझ में आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, बदतमीजी नहीं चलेगा। ये सवाल है, v और i में दिया हुआ ऐसे ऐसे, बोले ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा कि बी का, दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर बी है, और दोनों में पूछा किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ऑब्वियसली जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी, क्योंकि स्लोप ही तो भी बाई आई होता है यार, याद है ना। तो बोले थे ना कि भी और आई के बीच में ग्राफ अगर है तो तुमको आराम से जो स्लोप मिलेगा वही रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ए का स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ए का स्लोप ज़्यादा, बी का, ए का स्लोप ज़्यादा, बी का स्लोप कम, तो ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा, बी का रेजिस्टेंस कम। अच्छा अच्छा बताए थे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, बताओ ए का टेम्परेचर ज़्यादा, बी का टेम्परेचर ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, ठीक है। और समझे, इस सवाल देख लो, इस सवाल देख रही हो, बोले R1/R2 का रेशियो निकालो, इसका स्लोप हो गया 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री,
इसका 10 30 डिग्री, तो R1 का वैल्यू हो जाएगा 10 60, R2 का वैल्यू होगा 10 30, 10 60 का √3 3 अनुपात, रेशियो पूछ रहा था, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, आई बाई बी। अच्छा एक बात और तुम बताता हूँ, यहाँ पर दो R1 का स्लोप ज़्यादा है ना, R2 का स्लोप कम है ना, R1 का वैल्यू कम, R2 का वैल्यू ज़्यादा, सॉरी R1 का वैल्यू ज़्यादा, R2 का वैल्यू कम। तो अब जो रेशियो होगा, तुमको रेशियो में कन्फ्यूजन कभी कभी होता है ना कि एग्जाम में तुमको ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन में 3:1 भी रहेगा, 1:3 भी रहेगा। तो देखो बड़ा वाला ऊपर है तो ऑब्वियसली पहले बड़ा होना चाहिए और तब छोटा होना चाहिए, नहीं समझे। तो ऑब्वियसली कि R1 का स्लोप ज़्यादा है तो उसका वैल्यू भी ज़्यादा आएगा, तो 3:1 ही होगा, 1:3 तो नहीं आ सकता। और मान लो ये क्वेश्चन में रहता R2/R1, ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो पहले 1 होता तब बहुत छोटा होता। तो ये थोड़ा ये कन्फ्यूजन को खत्म कर लेना, क्योंकि ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। समझ में आ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर तुमको आई बाई भी है, इस बार तुम 1/r के बराबर करोगे, यानी तुम सोचो ना, हम तो इतना दिमाग नहीं लगाना, 1/r हो गया नहीं, 10 30 डिग्री तो उल्टा कर दोगे उसको, तो 1/√3 हो जाएगा। अब ऐसे हम कहेंगे इतना लंबा नहीं करना, तुम इसको 60 डिग्री कर दो, यही तुम्हारा हो जाएगा बी बाई आई, जैसे करते थे आर, है ना, 10 60 डिग्री कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ देखो आई बाई भी है, इस बार पूछे R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, तो तुम जो भी बाई आई का निकालो ना वही निकाल लो, ये बड़ा स्लोप है, ये छोटा स्लोप है ना, ओके, तो ये रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस उल्टा कर दें, क्योंकि आई बाई भी है इस बार। ठीक है, समझ में आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, मम्मटी या दो या दो लिख दिया, इसका दो आई बाई भी ग्राफ है ना, अरे आई भी प्लॉट है ना, तो ये सबसे बड़ा स्लोप है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है ना, तो ये सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, तो लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, और टेम्परेचर भी सबसे बड़ा उसी। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ है, आई भी दिया हुआ है, अब बोले इसका बताओ कि आर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी, तो tan थीटा तो आई बाई भी हो जाएगा 1/r, tan थीटा 1/r तो आर हो जाएगा 1/tan थीटा, cot थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दो, क्लियर हो गया अच्छा से। तो छोटी छोटी बातें हैं पर हर बार इस टॉपिक में सवाल पूछा है, हाँ हर बार। लग रहा है इसको मिर्गी पकड़ लिया, क्या हो गया रे, देख रही हो सब मरी हुई है, मारो दो थप्पड़, ऐसे मारा जाता है, इसी का होता है, पीठ पे मारो, ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे 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 ऐसे, नाक मारो मारो नाक मारो ना, नाक भक्सा दो भक्सा दो भस्का दो उसका। ए सुनो ए मिस्टर, ए ध्यान दो, ये तुमको मैं ओम के नियम को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल तुम समझ लो बस, मैं जो बताया था कि वोल्टेज को डबल करोगे, बल्ट पर स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना है 2, करंट कितना है, मैंने 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, और फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, प्रेशर नहीं बदल रहा है, वो 2 वोल्ट की बैटरी से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मान लो ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो रेशियो क्या होगा, R = V बाई आई होता है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। अब वोल्टेज को जैसे डबल किया करंट भी रेशियो चेंज ना हुआ, वोल्टेज को ट्रिपल किया करंट भी ट्रिपल हुआ, वोल्टेज रेशियो चेंज ना हुआ। बड़े समझ लो, ये समझाने के लिए कि क्या है ओम का नियम का मतलब, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को डबल करोगे करंट डबल होगा, वोल्टेज को ट्रिपल करोगे करंट, लेकिन रेशियो चेंज यानी रेजिस्टेंस वोल्टेज पर और करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। इस एग्जांपल के तहत मैंने ये साबित करने की कोशिश की है, समझ आ गया। तो यहाँ तक आप लोग को लिख के लाना है, अगले क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस। चलो गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगली कक्षा में इंतज़ार कर आपका रेजिस्टेंस का चीज़, रेजिस्टेंस।